जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे नंबर 17 है। इससे पहले हमने डे नंबर 16 वाली वीडियोस कंप्लीट कर ली है। तो आज हम पढ़ेंगे डे 17 में वेव ऑप्टिक्स के बारे में, जो कि एक +2 का चैप्टर है। तो दोस्तों ये चैप्टर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। 1-2 क्वेश्चन इससे भी हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपके एक एफर्ट से हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने से पहले हमने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ा दिया वीडियोस में, रिफ्रैक्शन के बारे में भी आपको पढ़ा दिया अपनी प्रीवियस वीडियोस में। मिरर फार्मूला के बारे में भी आपको अपनी प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा दिया है और लेंस फार्मूला भी आपको हमने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा दिया है। इमेज क्या क्या इनकी बनती है, कन्वेक्स मिरर में क्या क्या इमेज बनती है, कनकेव मिरर में क्या इमेज बनती है, लेंस में क्या इमेज बनती है, और हमारे पास कन्वेक्स लेंस में क्या इमेज बनती है और कनकेव लेंस में क्या इमेज पढ़ ली, ये हमने सारा पढ़ लिया है। ह्यूमन आई भी हमने पढ़ लिया और मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालते हैं ये भी हमने प्रीवियस ईयर्स वाली वीडियोस में पढ़ रखा, जिसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जब हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के निकाले थे उन सब में ये हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसमें रह जाता है अब उसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस से, जो कि ये 2022 में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, जो कि एक कन्वेक्स मिरर से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे को क्या निकालनी, फाइंड द पोजीशन निकालनी है। तो क्या दिया रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड दी पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2022 में देखने को मिला था। तो ये वैसे तो मैंने आपको ये सारा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमने प्रीवियस ईयर वीडियोस में कर लेते हैं, पर एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट के लिए आज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर देख रखा है। ठीक है, तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं हम, r/2। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए r कितना, 30/2 मतलब कितनी आ गई, 15 आ गई। तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ गई दोस्तों, 15 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, हमारे को दे रखा कि एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसको प्लेस किया कितने, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो वहाँ पे दोस्तों हमने साइन कन्वेंशन पढ़े थे। ठीक है, वहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाए हुए थे। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ये इसमें क्या होगा, -20 सेंटीमीटर दे रखा। तो इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा, तो ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो यू कितना दे रखा है, इसमें -20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एन ऑब्जेक्टिव इज 5 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, इसमें लेंथ दे रखी है। मतलब लेंथ का क्या मतलब है, हाइट दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमारे को क्या क्या पता चल गया, फोकल लेंथ पता चल गई 15, हाइट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यू पता चल गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास मिरर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, मिरर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो 1/f कितना दे रखा है, f कितना दे रखा है 15 विच इज इक्वल टू, ठीक है, 1/u कितना दे रखा है -20 प्लस 1/v हमारे को निकालना है। ठीक है, तो अब ये क्या है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, -120 बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको इक्वल टू से पर ले जाएंगे इस साइड को, तो क्या बन जाएंगे, +1/20। ये क्या बन जाएगा, 1/15 प्लस 1/20 विच इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, जब हम 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/15 प्लस 1/20 को जब आप सॉल्व करोगे वो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लगभग कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 1/v इज इक्वल टू 1/8.57 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो v को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको भी हमारे को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास किसकी आ गई, इमेज की डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब ये जो इमेज का डिस्टेंस आया हमारे पास, ये क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। v का मतलब क्या है, पॉजिटिव में आया। ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर किस में आया, पॉजिटिव में आया। तो जो हमारे पास इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड दी मिरर बनेगी। किस में, कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं हम, कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। तो जब v पॉजिटिव आता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है दोस्तों, बिहाइंड दी मिरर बनती है।
तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमारे को 2022 में देखने को मिला था। ठीक है, वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट हमने अपनी प्रीवियस ईयर वीडियोस में कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने जनरल सा एक क्वेश्चन आपको करवा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ रखा था। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलता है कि द लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। हमेशा लाइट कहाँ से ट्रेवल करनी चाहिए? डेंसर से किसकी तरफ को जानी चाहिए? रेयर मीडियम की तरफ को जानी चाहिए। लाइट कहाँ से? डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ को ट्रेवल करनी चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि दी एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा किससे ज़्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है दोस्तों? मान लो कोई एक लाइट जा रही है, ठीक है, तो अगर वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है और अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो वो क्या होता है? 90 डिग्री का बन जाता है। उसको एंगल को क्या बोलते हैं? हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होना चाहिए? दी एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमेशा किससे ग्रेटर देन होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, कंडीशंस भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसको हम कंडीशंस भी बोल सकते हैं। तो क्या लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करनी चाहिए? डेंसर से रेयर की तरफ को। डेंसर से जब लाइट किसकी तरफ को ट्रेवल करेगी? रेयर की तरफ को ट्रेवल करेगी। और एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो हमारे को उस जो इमेज वहां पे बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं? हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है? एक दोस्तों क्वेश्चन आया रखा है, क्रिटिकल एंगल हमेशा डिपेंड करता है आपका वेवलेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही कम क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है क्रिटिकल एंगल का। ठीक है, तो इस पे भी आप ध्यान रखें, कई बार फार्मूला पूछ देते हैं, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वेवलेंथ, या ऐसे पूछ देंगे कि अगर हम वेवलेंथ को दो ट्वाइस करते हैं तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अगर हम क्रिटिकल एंगल को ट्वाइस करते तो क्या बोलते, वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपस में क्या करते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि एग्जाम्पल से हमेशा हमारे को क्वेश्चन देखने को मिलता है एचपी टेट में। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या है? जब भी डायमंड जो चमकता है वो भी किसका? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड भी किसका एग्जांपल है हमारे पास? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स भी किसका एग्जांपल है? टोटल इंटरनल। शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स इन वाटर, ठीक है, वो भी किसका एग्जांपल है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीरेज। ठीक है, मीरेज किसका एग्जांपल है? मीरेज किसका एग्जांपल है? मीरेज हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मीरेज किसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा तो आप भी जब पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा तो आप भी ढूंढ के ला सकते हो कि मीरेज किसको बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन या कोई एग्जाम्पल मेरे को समझाएंगे कहाँ हमारे पास मीरेज बनता है। ठीक है, तो आई होप आप इसको ज़रूर सर्च करेंगे, या ज़रूर अगर आपको पता है तो आप हमेशा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे मीरेज किसको बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा होमवर्क तो आपको देना बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स में भी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। और ये तीनों जो हमारे पास ये है ऑप्शन एग्जांपल्स, ऑप्टिकल फाइबर, मिरेज और स्पार्कलिंग ऑफ बाइंड, ये डायमंड, ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिल चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो एग्जांपल्स हमेशा क्वेश्चन आता है, तो एग्जांपल आप हो सके तो याद कर लो, ढंग से याद कर लो कौन किसका एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये भी हमने वैसे पढ़ लिया है, पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब भी कोई वाइट लाइट 7 कलरों में टूटती, कौन कौन सी? विबग्योर में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, मान लो इसको VIBGVIBGYOR। ठीक है, जब भी कोई भी लाइट 7 कलरों में टूटती है उसको क्या बोलते हैं? हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। किसका 7 कलर में टूटती है? विबग्योर की 7 कलर में टूटती है। ठीक है, तो मैंने इसका आपको ये भी बता दिया किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, कौन ज़्यादा स्कैटर्ड करता है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हम पहले पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जो नहीं किया था वो था हमारे पास कैच फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है,
तो ये लैम्डा वाले हमारे पास बहुत से फॉर्मूले अभी अभी हम पढ़ के हटे, ठीक है। क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास लैम्डा पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो एन इसमें क्या है दोस्तों, एन होता है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव, RACTIV, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहाँ पे एन हमारे पास, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है हमारे पास कि अगर हमारे पास वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, इसको मैंने ऊपर क्रिटिकल एंगल बोला था, क्रिटिकल एंगल भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक वाटर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, वाटर ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि हमारे पास कोई लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होती है कि हमारे पास लाइट डेंसर से आ रही है। वाटर और एयर में डेंसर मीडियम कौन सा होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल कोई लाइट आई, इंसिडेंट लाइट आई, वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, हमारे पास 90 क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वो बाद में क्या करेगी, हमारे पास रिफ्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो वेवलेंथ है, ठीक है, इनका आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या रिलेशन पढ़ा हमने, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ², ठीक है। तो ये थे हमारे पास वाटर, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी, ठीक है। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो मतलब क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। अगर वेवलेंथ किसी की ज़्यादा आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो क्रिटिकल एंगल भी कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन मत वो होना कि एन सर ने ऊपर क्रिटिकल एंगल बताया था और यहाँ पे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं, ये दोनों एक ही चीज़। क्रिटिकल एंगल किसकी वजह से बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने पढ़ा रखा आपको, क्या होता है, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया आपको, वाटर है, ठीक है। वाटर से लाइट, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, ठीक है। अब लाइट कैसे ट्रैवल करती है, डेंसर टू रेयर मीडियम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेट है, तो इसको ध्यान से देखें। तो जैसे जैसे हम वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। कई बार इस वे में क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इसका डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, रेनबो। रेनबो किस में कलर में टूटता है, 7 कलर में टूटता है, तो इसका एग्जांपल क्या है, हमारे पास रेनबो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से आपको फिर से पढ़ा दूंगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, जब कोई एक लाइट डिफरेंट उसमें डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक यहाँ पे लाइट थी, यहाँ पे खूब जा रही, यहाँ को जा रही, यहाँ को जा रही, यहाँ को भी, यहाँ को भी, यहाँ को भी, यहाँ को भी और यहाँ को भी, ये सारी क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है कि कौन सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होगा। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रे लाइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, रे लाइट फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट हमेशा वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्या रिलेशन है इसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द वेवलेंथ। जैसे जैसे हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। कितना होता है, 1/λ⁴ होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम रे लाइट लॉ भी बोलते हैं कि जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, जैसे जैसे हमने वेवलेंथ बढ़ाई, वैसे वैसे क्या होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। और जैसे जैसे हमने वेवलेंथ कम की वैसे वैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कि जब हम क्या करते हैं, रेड कलर देखा है, वो क्या करता है हमारे पास, सबसे कम सबसे ज़्यादा उसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होती है उसकी, सबसे ज़्यादा होती है, पर उस स्कैटर्ड क्या करता है, सबसे कम करता है। स्कैटर्ड क्या करता है, सबसे कम करता है। तो देखो वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यही हमारे पास फॉर्मूला ये कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ के, 1/λ⁴ पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हमने लैम्डा की पावर बढ़ाई वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। वैसे इसीलिए हमारे पास जो रेड कलर होता है उसकी क्या होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। मैंने देखा वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, तो लिस्ट क्या करेगा, स्कैटर्ड करेगा, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हमेशा मैं बोलता आ रहा हूँ, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे तो एग्जाम्पल से हमेशा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई भी हमारे को किसकी वजह से दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। रेडिश सन एट सनसेट और सनराइज, जब सूरज उगता है या छिपता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? रेडिश रेडिश कलर हो जाता है। वो भी किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये भी हमने प्रीवियस वीडियोज में कर रखा है। आई होप आप सभी ने, जिन्होंने वीडियो देख रखी है, उसमें आप बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अब देखो, रेड कलर क्या होता है? मिनिमम स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, अब मान लो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पहले सूरज क्या जब उगता है तो कहाँ होता है? यहाँ। ठीक है, और छिपता तो यहाँ होता है। ठीक है, तो जब उगता और छिपता है तो उसका क्या बढ़ जाता है? डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि वेवलेंथ क्या है? रेड कलर की मैक्सिमम है। और मान लो कोई ब्लू, अब जो हमारे पास कलर थे सूर्य के, वो ब्लू कलर भी होगा, पर उसकी क्या है? उसकी वेवलेंथ कम है, वो यहाँ तक हमारे पास पहुंच ही नहीं पाता। ब्लू कलर यहीं तक स्कैटर्ड होगा। ठीक है, वॉयलेट है वो यहीं तक स्कैटर्ड होगा। ठीक है, और ब्लू है वो भी यहीं तक स्कैटर्ड होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड, सॉरी दोस्तों, जो वेवलेंथ है, सॉरी, ब्लू की हमारे पास क्या है? वेवलेंथ यहीं तक होगी, वॉयलेट की यहाँ तक होगी। ठीक है, और वॉयलेट की यहाँ तक होगी, ब्लू की यहाँ तक होगी, ऑरेंज की यहाँ तक होगी। तो रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इसीलिए वो लिस्ट स्कैटर्ड करता है। ठीक है, अगर वो कम स्कैटर्ड करेगा तो वहाँ जैसे क्या बन जाएगा? रेडिश रेडिश कलर बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए सनराइज और सनसेट की तरफ हमेशा जो बनता है वो भी किसकी वजह से बनता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही बनता है, और ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था। ठीक है, क्लाउड्स आर जनरली वाइट, स्कैटरिंग की वजह से होता है। डेंजर ऑफ सिग्नल इज रेड कलर, क्यों रेड कलर? कभी भी जो डेंजर सिग्नल होते हो रेड कलर के क्यों होते हैं? ठीक है, रेड कलर के ही क्यों होते हैं डेंजर सिग्नल? वो इसीलिए होते हैं रेड कलर के, क्योंकि जो रेड कलर है वो सबसे कम क्या करता है? स्कैटर करता है। अगर सबसे कम स्कैटर करेगा तो वो दूर से दिखेगा। वो क्या करता है? दूर से दिखता है सबसे, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो दूर से दिखेगा। दूर से दिखेगा तो हमारे को दूर से पता चल जाता है कि यहाँ पे एक जो सिग्नल है ये क्या है? डेंजर सिग्नल है। इसलिए डेंजर सिग्नल भी किसका एग्जाम्पल? हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम सिंपल माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन आया था। वैसे तो इसके जो डेरिवेशंस होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, पर आपको जनरल सी मैं आपको टर्म में बता देता हूँ। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें कौन सा यूज़ करते हैं हम? डबल कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं। उसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की? 1+d/f इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाल देते हैं। इससे क्वेश्चन एक बार आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, अगर इमेज इन्फिनिटी में बन रही है तो कैसे निकालेंगे हम इसको? d/f निकाल देंगे। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में देखने को मिला था, तो हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे इस क्वेश्चन के। कि अब मैग्नीफाइंग ग्लास हैज फोकल लेंथ दे रखी है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कैलकुलेट दिस फॉर स्लाइटली स्ट्रेन्ड आइज। ठीक है, तो इसका होगा हमारे पास क्या? कि कैलकुलेट दी एम डॉट पी लिखा मैंने यहाँ पे, दिख नहीं रहा था दोस्तों। एम डॉट पी, एम डॉट का पी का मतलब है मैग्नीफाइंग पावर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फॉर स्लाइटली स्ट्रेन्ड आई। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी दे रखी? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर स्ट्रेन्ड आई बोल रहा है या डिस्टेंस नहीं दिया तो आई का मिनिमम कितना होता है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर होता है, तो हम किसको 25 सेंटीमीटर को लेके चलेंगे। तो फॉर्मूला क्या था? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है 1+d/f। ठीक है, 1+d/f है तो 1+d कितना दे रखा है? 25। f कितना दे रखा है? 5, तो 5 5 है 25, तो 1+5 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 6 हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर सेम वही फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें भी क्या d की वैल्यू दे रखी है तो कितना लेंगे हम? 25 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, और इसमें फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। पर इसमें दोस्तों क्या बोला है? व्हेन द फाइनल इमेज इज इन्फिनिटी। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। तो फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों? अभी अभी हमने पढ़ा, जब भी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो फार्मूला हो जाता है हमारे पास कितना? d/f। कितना हो जाता है? d/f हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे? 25/f कितना दिया? 5, तो 5 इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका 6 आ गया। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। डबल नेक्स्ट भी कुछ नहीं है। डबल माइक्रोस्कोप में कौन सा यूज़ होता है? डबल लेंस यूज़ होता है। मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं इसको? -L/f0 × 1+d
एफ ई, इसमें 2 लेंस लगे होते हैं इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। यहाँ पे एल है दोस्तों, ठीक है, माइनस एल अपॉन एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। आया तो है नहीं वैसे क्वेश्चन। टेलीस्कोप में भी हमारे पास कन्वेक्स लेंस ही होते लगे। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमारे पास माइक्रोस्कोप में कौन से लेंस लगे होते हैं, तो माइक्रोस्कोप में हमेशा कन्वेक्स लेंस ही लगते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस लगता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ भी है एक बार पेपर में कि माइक्रोस्कोप में कौन से लेंस लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टेलीस्कोप में 2 प्रकार की, इसमें रिफ्रैक्टिंग भी होती है और रिफ्लेक्टिंग भी होती है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। इसमें कौन सा लेंस लगा होता है, कन्वेक्स लेंस लगा होता है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ह्यूजन प्रिंसिपल हमारे पास सिंपल आपने याद रखना है कि इस थ्योरी ने बोला था तो कि लाइट होती है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। ये किसने बोला था, ह्यूजन ने बोला था, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये एक बार क्वेश्चन आया था, शायद 2022 में आया कि 21 में आया हुआ है, कि ह्यूजन ने जो बोला था, अकॉर्डिंग टू ह्यूजन लाइट ट्रेवल्स इन, तो लाइट किस में ट्रेवल करती है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ऐसा किसने बोला था, ह्यूजन ने बोला था। तो इसने क्या दे रखा, एक एक्सप्रेशन दे रहा था विच इज सी इज इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट डेंसिटी, ठीक है, रो, जिसको हम क्या बोलते हैं, रो। तो ई मैंने क्या होता है इसमें इलास्टिसिटी, और रो मैंने क्या होता है डेंसिटी, ठीक है। तो इसने क्या दे रखा था, एक एक्सप्रेशन दे रखा था, किसने दे रखा है, ह्यूजन ने। और इसने क्या बोला था कि जो वेव लाइट होती है वो किस में ट्रेवल कर ट्रांसमिट करती है, थ्रू अ वेव की उसमें ट्रांसमिट करती है। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव। किसके फॉर्म में ट्रांसमिट करती है, वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट हमारे पास स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। स्नेल लॉ हमने पढ़ रखा है, वैसे क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को हम ले लेते हैं, इसको साइन आई अपॉन साइन आर, कॉन्स्टेंट को ले लेते हैं हम जो हमारे पास डेंसर मीडियम अपॉन रेयर मीडियम, इसलिए हमने n2 अपॉन n1 लिख लिया, ठीक है। जब हम इसको पर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा n1 इंटू साइन आई विच इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। साइन कई बार एक्सप्रेशन अगर आ गया तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, या n2 अपॉन n1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट और इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट्स वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी की इमिट करते हैं, चाहे उनके फेज डिफरेंस आइदर इन ए फेज और हैव अ कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस, उनका पहले जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए। ऐसे सोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या, कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैविंग सेम फ्रीक्वेंसीज, जो पहले से फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, बट बाद में उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बट उनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे सोर्स को क्या बोलते हैं हम, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। ये मैंने डेफिनेशन ऐसे लिख दी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे पेपर में तो कभी आई नहीं है, पर मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है डेफिनेशन। इसका सिंपल एक में क्या होता है, फेज डिफरेंस हमारा कांस्टेंट रहता है, इनिशियल फेज डिफरेंस, और एक में फेज डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। तो जो कांस्टेंट रहता है उसको कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं, जो नहीं रहता है उसको इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, द फिनोमिना ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्स। एक तो इंटरफेरेंस में क्या चाहिए, टू कोहेरेंट सोर्स चाहिए, ठीक है, पहली बात। अब इंटरफेरेंस आपको मैं ऐसे जनरली बताता हूँ क्या होता है, कि जब एक लाइट, कोई मान लो ये लाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइट आ रही, लाइट मतलब वेव की फॉर्म में आ रही, जब ये आपस में सुपर इम्पोज हो रही है, मान लो यहाँ जैसे क्या होगी, ये सुपर इम्पोज होगी, तो यहाँ पे क्या है कि एक और लाइट, यहाँ पे सिर्फ एक लाइट और क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इन दोनों की सुपर इम्पोज से क्या होगी, एक नई लाइट या नई वेव प्रोड्यूस हुई, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया कि दो जब भी थी, दो ए थी, ठीक है, एक लाइट वेव ऐसे आ रही थी, दूसरी लाइट वेव मान लो इसके ऊपर आ रहा है, इसके क्या करिए, आपस में सुपर इम्पोज करिए। सुपर इम्पोज करने के वजह से उन्होंने क्या बना दिया, एक ही वेव बना दी, इन दोनों ने क्या बना दी, एक ही वेव बना दी। तो ऐसे सोर्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे ए आ रही थी सिंपल, ऐसे सोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। मान लो उन्होंने एक ही वेव बना ली, इन दोनों की सुपर इम्पोज करने से क्या होगी, हमारे पास एक और वेव प्रोड्यूस होगी, तो ऐसे सोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें ध्यान रखने की एक बात है, जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आप लिख लेना अपनी कॉपी में। इसमें वेवलेंथ पढ़ाई लिखाई हमारे में पास ध्यान लगाओ, फ्रीक्वेंसी, IAS बनो और वेवलेंथ देश को फ्रीक्वेंसी और संभालो। फेज हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ गया तो ऐसे भी आ सकता है कि इसमें वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और सेम क्या रहते हैं हमारे पास, फ्रीक्वेंसी और फेज क्या रहते हैं, इसमें सेम रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, तो इसका हमने एक न्यूमेरिकल कर रखा है वैसे पहले, पर आपको मैं बता दूं एक इसमें फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है। फेज डिफरेंस हमारे पास होता है 2 पाई अपॉन वेवलेंथ इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, और अगर हमारे को पाथ डिफरेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इधर रह जाएगा, ए परे चल जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, लैम्डा परे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, और 2 पाई का हो जाएगा अपॉन में चला जाएगा, और साथ में क्या लग जाएगा, फेज डिफरेंस लग जाएगा। तो मैंने दोनों फार्मूले लिख रखे हैं। अगर फेज डिफरेंस निकालना तो 2 पाई अपॉन वेवलेंथ मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस, और अगर पाथ डिफरेंस निकालना तो वेवलेंथ अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा तो है नहीं न्यूमेरिकल, पर आपको 2021 में आया था। तो इफ ए टू साउंड्स हैव फेज डिफरेंस इज 60 डिग्री, मतलब दो साउंडों का फेज डिफरेंस कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। मैं आपको साथ में बता देता हूँ कि फेज डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे पास, 60 डिग्री दे रखा है। हमारे को निकालना है पाथ डिफरेंस, हमारे को क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो पाथ डिफरेंस निकालना है हमारे को, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फेज डिफरेंस कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। हमारे को क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस कितना दे रखा है, हम यहीं लिख लेते हैं, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, बाकी 2 पाई बाय वेवलेंथ को क्या लिखते हैं हम, लैम्डा मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अब हम 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, मैंने बोला पाई का मतलब क्या, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3 लिख सकते हैं। मतलब इसका 60 डिग्री हुआ ना, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन 3 कर देंगे, जब इसको काटेंगे तो 60 आएगा। तो हम इसको क्या पाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो मैंने 60 डिग्री को क्या लिख दिया यहाँ पे, 60 डिग्री को क्या लिख दिया, पाई बाय 3 लिख दिया, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय वेवलेंथ, 2 पाई बाय लैम्डा, वेवलेंथ को लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, क्या लिखा, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अब क्या हो गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो वेवलेंथ अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, 6 इंटू वेवलेंथ अपॉन 6 इंटू पाथ डिफरेंस आ जाएगा। जब 6 हम नीचे ले जाएंगे तो वेवलेंथ अपॉन 6 इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। तो इसका आंसर क्या होना था, लैम्डा बाय 6 विच इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फेज डिफरेंस 60 था, तो 60 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाय 3 लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, 2 पाई बाय इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, पी डी लिख लिया मैंने इसको, पाथ डिफरेंस को। ठीक है, अब क्या हो गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 2 जा 6, इधर 1 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई क्या, पाथ डिफरेंस। ठीक है, इस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, पर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो लैम्डा बाय 6 विच इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। तो लैम्डा बाय 6 इसका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारे को 2021 या 22 में देखने को मिला था, मैं कंफर्म 2021 में आया था ये क्वेश्चन फिजिक्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ लास्ट टॉपिक एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस क्या रहते हैं। तो जो हमारे पास कई बार आपने देखा होगा कि ट्रक जा रहा है रोड पे, ठीक है, ट्रक रोड पे जा रहा होता है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, तेल गिर रहा है रोड पे, तेल गिर रहा है, तो वहाँ पे क्या है, ब्लैक 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 से क्या लग जाता है, वहाँ पे धब्बे जैसे लग जाते हैं। ठीक है, ब्लैक ब्लैक से दाग लग जाते हैं, और वो क्या करते हैं, चमकते भी है। ठीक है, उसमें कुछ लेयर जैसी बन जाती है 7 प्रकार की। ठीक है, देखोगे आपको ऐसा लग रहेगा कोई तेल ऑयल जैसा, पर उसमें कलर दिखेंगे आपको 7। ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल है हमारे पास, इंटरफेरेंस का एग्जांपल है। वैसे ही सेम एयर बबल्स के साथ भी होता है। ठीक है, एयर बबल्स, कई बार एयर बबल्स या सोप बबल्स होते हैं, जब झाग के जब सोप के बबल्स बनते हैं, तो उसमें क्या देखो, बबल्स में क्या और कलर भी दिखाई देते हैं। ठीक, कई बार रेड विमगोर के फॉर्म में वो कलर दिखाई देते हैं, तो वो भी किसका एग्जांपल है हमारे पास, इंटरफेरेंस का एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट हमारे पास रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई जब भी निकालेंगे तो d अपॉन 1/2
2/λ रहती है और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भी सेम रहती है। ठीक है, कितनी रहती है? d/1.22/λ। d इसमें डिस्टेंस होता है, लैम्डा इसमें क्या होती है? वेवलेंथ होती है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपके छोटे से एफर्ट से हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।